प्यारे बच्चों, चलिए आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बीए पार्ट 3। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए भाग 3 प्रथम प्रश्न पत्र स्ट्रैटेजिक विचारक में जनरल कार्ल वान क्लाज़ेविट्ज़ का फेफ भाग। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इसी चैप्टर में इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग युद्ध का वातावरण, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे युद्ध का वातावरण से। क्लाज़ेविट्ज़ ने युद्ध के वातावरण पर अपना विचार क्या व्यक्त किया है। इन्होंने कहा है कि जब युद्ध होने लगता है, युद्ध की जो स्थिति होती है वो निम्न तत्वों से प्रभावित रहती है। अर्थात युद्ध का वातावरण निम्न तत्वों से प्रभावित होता है। और वे तत्व कौन कौन से हैं, इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पर इन्होंने कहा है भाग्य एवं संयोग। ठीक है, भाग्य एवं संयोग अर्थात जैसे अकस्मात मौसम परिवर्तन हो जाए। मौसम परिवर्तन का मतलब, कहने का मतलब इन्होंने कहा है कि युद्ध में भाग्य एवं संयोग भी मायने रखता है। जैसे अचानक मौसम परिवर्तन हो जाए। इतिहास में बहुत से युद्ध हुए हैं जिसमें मौसम बदलने के कारण परिणाम भी बदल जाया गया है, या यूँ मान के चलिए कि मौसम परिवर्तन से परिणाम भी बदल चुका है। जैसे पौरव की सेना, अगर पानी नहीं बरसा होता तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। और मौसम परिवर्तन के कारण पौरव की इतनी विशाल सेना सिकंदर की सेना से पराजित हो गई, क्योंकि मौसम परिवर्तन के कारण उसके जो रथ जो है वो काम नहीं कर पाए। वर्षा हो गई, रथ के पहिए ज़मीन पर धंसने लगे। ठीक है, और दूसरा नंबर है अचानक कमांडर की मृत्यु। बच्चों, अगर युद्ध के पहले, युद्ध के शुरुआती दौर में ही कितनी भी ताकतवर सेना हो, अगर उसके सेनापति या प्रधान राजा की मृत्यु हो जाती है तो बड़ी बड़ी सेनाएं भी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग खड़ी होती हैं। इसे कहा जाता है भाग्य एवं संयोग, क्योंकि अगर कमांडर की मृत्यु पहले नहीं हुई होती तो ये माना जाता है कि हमारी सेना बहुत ताकतवर थी। अर्थात इतिहास में बहुत से युद्ध ऐसे भी हुए हैं जिसमें कमांडर की मृत्यु पहले हो जाने से बड़ी से बड़ी और ताकतवर सेनाएं भी भाग खड़ी हुई, वो पराजित हो गई। और तीसरे नंबर पर इन्होंने कहा है अचानक संवाद यंत्र, यानी सूचना एवं संचार के जो उपकरण होते हैं, टेलीफोन, मोबाइल, जो भी युद्ध के मैदान में जो एक दूसरे से संचार स्थापित करने में, एक दूसरे यूनिटों से बात करने के लिए जो उपकरण होते हैं, अगर अचानक खराब हो जाते हैं तो इससे भी युद्ध का परिणाम बदल जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें आपको भाग्य एवं संयोग भी मायने रखता है। अर्थात मौसम परिवर्तन से भी युद्ध का परिणाम बदल जाता है। कमांडर की मृत्यु अगर पहले हो जाती है तब भी परिणाम बदल सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी सेनाएं सेनापति की मृत्यु के बाद भाग खड़ी होती हैं। फिर उन्हें जो है नियंत्रित करना संभव होता है, क्योंकि उनका नियंत्रक जो होता है वो मारा जा चुका होता है। और अचानक जो है संवाद यंत्र अगर खराब हो गए तो उससे भी युद्ध का परिणाम बदल जाता है। ठीक है, ये पहले नंबर पे है भाग्य और संयोग, और दूसरे नंबर पर है खतरा। अब युद्ध के वातावरण में, क्योंकि खतरा तो युद्ध में हर समय रहता है, क्योंकि युद्ध में तुरंत एक के बाद एक लाशें गिरती रहती हैं। किसकी लाशें गिरे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम लाशें गिराते हैं या खुद गिरते हैं, इस बात की कोई गारंटी युद्ध में नहीं है, क्योंकि हम मारने और मरने के लिए ही वहाँ पर जाते हैं। अर्थात युद्ध में सदा खतरा और खतरे का भय व्याप्त रहता है। और इसी कारण सैनिकों एवं कमांडरों का मनोबल भी कभी कभी गिर जाता है। अगर पूर्ण योग से अगर वो युद्ध के लिए तैयार नहीं है तो इससे जो है उनका मनोबल भी गिर सकता है। इसलिए युद्ध का जो है मनोबल, ये कहते हैं ना, युद्ध में मनोबल और जो है गैर मनोबल में 1:3 का अनुपात होता है बच्चों। अर्थात एक मनोबल से युक्त सैनिक जो मन बना के युद्ध करने गया है, 3 जो बिना मन से युद्ध में आए हैं उनके ऊपर भारी पड़ेगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा है घर्षण। घर्षण में इन्होंने किन तत्वों को रखा है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे घर्षण में
कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं, ठीक है। अर्थात युद्ध में पहले से सोची गई योजना एवं युद्ध के समय प्रयुक्त योजना के अंतर को घर्षण कहते हैं। क्योंकि युद्ध के पहले हम जो योजनाएं बनाते हैं जरूरी नहीं है कि शत्रु उसी के अनुरूप जो है कार्य करे, या युद्ध पूर्व बनाई गई योजना और युद्ध के समय जो है जो प्रयुक्त योजना है उसमें जो अंतर होता है उसको हम लोग कहते हैं घर्षण। ठीक, युद्ध के पूर्व बनाई गई योजना और युद्ध के समय प्रयुक्त योजना। क्योंकि युद्ध पूर्व वो एक दिमागी खाका होता है कि हम एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, अपनी युद्ध नीति बनाई जाती है, लेकिन युद्ध के समय जो योजना बनाई जाती है वो परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, युद्ध की स्थिति को ध्यान में रखकर, युद्ध की भूमि वातावरण इन सबको ध्यान में रहकर जो बनाई जाती है। तो दोनों में अंतर हो सकता है। अब हो सकता है उसमें भाग्य और संयोग का भी मायने हो, पता नहीं अचानक पानी बरस गया, अचानक पानी बरस जाए, मौसम परिवर्तन हो जाए, ऊबड़ खाबड़ हम लोग प्लेन ज़मीन में लड़ने आए हैं, पहाड़ियों पे लड़ना पड़े, तो इससे जो है तो अपनी युद्ध नीति और युद्ध कला को परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। और उसी परिवर्तन का जो अंतर होता है वही होता है घर्षण। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि जो हम सोचें वही हो। हम पहले सोच के कुछ आए थे, परिस्थितियों ने कुछ बनाया, हम दूसरा कुछ करने लगे, दूसरी तरह से हम युद्ध लड़ने लगे। ठीक, अब इसमें देखिए, कमांडर द्वारा बनाई गई युद्ध योजना कभी कभी अक्षरशः कार्यान्वित नहीं हो पाती। इसमें कारण क्या है? क्योंकि सभी सैनिक या अधिकारियों की व्यक्तिगत विशेषताएं, सोचने का अलग अलग ढंग होता है। ये भी बात सही है, हर व्यक्ति के पास अलग अलग बुद्धि होती है, अलग अलग दिमाग होता है, अलग अलग ढंग से सोचता है। ठीक है बच्चों, जैसे नेताओं की फौज आजकल इस तरह हो गई है, कोई कहता है गरीबी दूर करो, तब उसमें नेता कुछ सोचते हैं कि गरीबी कैसे दूर होगी, जहाँ संपूर्ण अमीर लोग रहेंगे वही है गरीबी दूर करना। तो कुछ कहते हैं गरीबों को अमीर कर दो पैसे देकर, कुछ कहते हैं गरीबों को ही हटवा दो, हो गई गरीबी दूर। इसी प्रकार हर सैनिक जो है और अधिकारी व्यक्तिगत विशेषताएं, सोचने का अलग अलग ढंग होता है और कभी कभी परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। इसी कारण से बच्चों अलग अलग ढंग, देखिए ध्यान से, अलग अलग सोचने का ढंग और परिस्थितियों का बदलाव। अचानक परिस्थितियां बदल गई तो युद्ध नीति बदल गई, समरतंत्र बदल गया, सैनिकों के सोचने का ढंग अलग अलग है तो युद्ध लड़ने के तरीके बदल गए। ठीक है बच्चों, तो इसके कारण दोनों योजनाओं में जो अंतर होता है वही है घर्षण, ये चीज उसमें विद्यमान रहता है। और अगला है अनिश्चितता या युद्ध का कोहरा। अनिश्चितता का मतलब होता है युद्ध में क्या हो रहा है वो तो देख रहे हैं, लेकिन अंत में परिणाम क्या होगा ये पता नहीं है। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि विजय किसी और की दिख रही होती है, विजयी कोई और हो जाता है। युद्ध नीति अगर अच्छी है, बड़ी बड़ी जो बड़ी सेनाएं होती हैं उन्हें लगता है कि बड़ी सेनाओं को विजय मिलने वाली है, लेकिन अंत में विजय मिल जाती है छोटी सेना को। कभी कभी युद्ध चालों में अंतर आ जाता है, सेनापति की विशेषता में अंतर आ जाता है। सेनापति दिमाग से लड़ रहा है, सैनिकों से युद्ध लड़िए, जब उसको लगता है हम हार गए तो उसने कहा एन केन प्रकारेण केवल कमांडर को मार दीजिए, युद्ध जीत गए। तो ये परिस्थितियां युद्ध में होती रहती हैं, इसलिए ये माना जाता है कि युद्ध में हर समय अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है। और या युद्ध का कोहरा, कोहरा किसको बोलते हैं? जैसे कोहरे में हम लोगों को दिखाई नहीं देता, जो ठंडी में कोहरा पड़ता है जिसे हम लोग कुहासा कहते हैं, तो कोहरे में क्या होता है? धुंधला होता है, धुएं जैसी स्थिति हर समय छाई रहती है। तो उसमें जो है कोई चीज़ सामने दिख नहीं रही है, दिखाई नहीं देती। ऐसे ही युद्ध हो रहा है तो ये चीज़ दिखाई नहीं देती कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, क्या परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, इसमें जो है परिणाम अनिश्चित रहता है, विजय या पराजय कुछ भी हो सकती है। और युद्ध एक अनिश्चितता का क्षेत्र है जिसमें लगभग 3/4 भाग अनिश्चितता के बादल से ढका रहता है। क्योंकि 1/4 ये दिखाई पड़ता है कि जो ताकतवर सेना है वो विजयी होने की संभावना दिख रही है, लेकिन अचानक अगर उसका सेनापति मर गया तो तुरंत स्थिति बदल जाती है। इसलिए 3/4 हिस्सा जो है अनिश्चितता के बादल में ढका रहता है या कोहरे में पड़ा रहता है, वो दिखाई नहीं देता।
ठीक है। और जिस प्रकार घने कोहरे से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती, उसी प्रकार युद्ध में अनिश्चितता का साम्राज्य व्याप्त रहता है हर समय। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं शारीरिक श्रम। ये भी एक तत्व है। युद्ध में भोजन तथा निद्रा का अभाव होता है, क्योंकि युद्ध में कोई खाना नहीं मिलता किसी को। जब तक युद्ध लड़ना है तब तक भोजन करने लगेंगे तो मारे जाएंगे, सीधी सी बात है। इसलिए अगर युद्ध चल रहा है तो उसमें भोजन और नींद ये नहीं मिल सकती। शारीरिक श्रम एवं थकान का वातावरण रहता है। शरीर जो है हर समय थका रहता है, लगातार तलवार चलाते हुए मेहनत करनी पड़ती है, हर समय थकान का अनुभव व्याप्त रहता है। और क्लाइटबिट्स का विचार है कि युद्ध के विषय में, क्लाइटबिट्स ने कहा है कि युद्ध के विषय में किसी भी व्यक्ति को अपना विचार देने का अधिकार नहीं है, तब तक नहीं है जब तक वह युद्ध के वातावरण से परिचित ना हो, अर्थात स्वयं युद्ध में श्रम, थकान, भूख, गर्मी आदि का अनुभव ना कर चुका हो। कहने का मतलब जैसे हम लोग कह देते हैं ना, अरे इसको कर लीजिए 2 मिनट का काम है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप उसको कर नहीं चुके हैं तब तक वो 2 मिनट का कार्य नहीं हो सकता है और भी भारी हो। इसलिए युद्ध को बहुत कम करके ना करे। वो व्यक्ति तो युद्ध में बिल्कुल ना बोले जो युद्ध कभी किया ना हो या जिससे युद्ध का अनुभव ना हो, अर्थात जो युद्ध में भूख से, प्यास से, थकान से तड़पता हुआ कभी युद्ध में भाग ना लिया हो, उसको जो है युद्ध के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। युद्ध और राजनीति पर क्लाइटबिट्स के विचार। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ये चीज़ पूछा जाता है अक्सर। ये चीज़ आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है कि युद्ध और राजनीति में क्लाइटबिट्स के विचार क्या हैं। अब युद्ध को इन्होंने क्या कहा है? युद्ध राज्य नीतियों को कार्यान्वित करने का एक साधन है। युद्ध राज्य की नीतियों को कार्यान्वित करने का साधन है। और युद्ध क्या है? राज्य की नीति का एक अंग है, ना कि बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे इन्होंने क्या कहा है? राजनीति एक ऐसा गर्भाशय है जिसमें युद्ध का जन्म होता है। जिस प्रकार गर्भाशय में छोटे शिशु का पालन पोषण होता है, उसी प्रकार इन्होंने राजनीति को ऐसा गर्भाशय माना है। छोटे से बच्चे का जन्म, निर्माण कहाँ होता है? माँ के पेट में, माँ के गर्भ में। तो इसी तरह राजनीति के गर्भ में ही युद्ध का जन्म होता है, क्योंकि राजनीतिक लक्ष्य होगा दूसरों से कोई चीज़ प्राप्त करना, और दूसरों से कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए साम दाम भेद अगर असफल हो गया तो अंत में युद्ध निश्चित है। ठीक है। अब इसमें देखिए क्लाइटबिट्स ने विचार क्या दिया है। इन्होंने कहा है कि क्लाइटबिट्स के विचार से राजनीति युद्ध संचालकों के अधीन होना चाहिए, अर्थात सेनापति को राजनीति को प्रभावित करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, एक बार समझ में ना आए तो कई बार आप लोग सुनिएगा। क्लाइटबिट्स ने क्या कहा है? राजनीति युद्ध संचालकों के अधीन होना चाहिए। कहने का मतलब जो युद्ध करने हैं जनरल, यही राजनीति का भी संचालन करें, अर्थात सेनापति को राजनीति को प्रभावित करना चाहिए, अर्थात कमांडर को चाहिए कि वो भी राजनीति में भाग ले। अब प्रश्न ये उठता है कि राजनीति को युद्ध का नियंत्रण करना चाहिए या नहीं, यानी सिविलियन जो राजनेता हैं उनको युद्ध का नियंत्रण करना चाहिए या नहीं। इस पर दो विरोधी मत है, अर्थात युद्ध नीति बनाना चाहिए, वो बनाने का अधिकार उनको है या नहीं, उससे लाभ है या हानि है। अब देखिए इसमें दो मत सामने आ जाते हैं। पहली बात, नीति निर्धारित करना और उसे कार्यान्वित करना एक ही व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। इसका कारण क्या इन्होंने बताया है कि युद्ध में समय का अत्यधिक महत्व होता है, और बहुत से युद्ध हुए हैं जिसमें समय के महत्व को ना समझ पाने के कारण बड़ी बड़ी सेनाएं पराजित हुई हैं। और युद्ध में क्षण मात्र की देरी विनाश का कारण बन सकती है। और प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में क्या होता है, ये जो नीतियां बनती हैं युद्ध की, नीति पार्लियामेंट यानी संसद के सदस्य बनाते हैं, जिसे अनेक कमेटी, पता लगा पार्लियामेंट में पास होना है, संसद में पास होना है, विधान परिषद में पास होना है, राज्यसभा में पास होना है, राष्ट्रपति के पास जाना है, तो ऐसे में अनेक कमेटी एवं उप कमेटी से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण अनावश्यक देर होती है, जो कि अनावश्यक देर होती है। इसमें देरी तो होती है, लेकिन इसके बारे में जो कहा जाता है ये कि ये अपरिपक्व नीति होती है जो कुछ समय तक आपको विजय दिला सकती है, लेकिन अस्थायी विजय नहीं हो सकती। क्योंकि जर्मनी का उदाहरण इसमें दिया है
कि जर्मनी की प्रारंभिक विजय के बाद पतन और नेपोलियन का पतन, केवल यही वजह थी कि ये अकेले ही जो है रणनीति तैयार करते थे और जल्दी से जल्दी किसी पे अटैक कर देते थे। लेकिन जो अन्य कमेटी और कई दिमाग लग के नीति बनती है उसको अच्छा माना जाता है, भले उसमें प्रारंभिक समय में कुछ नुकसान हो सकता है। अब इसमें देखिए जो है दूसरे नंबर के विचारकों का क्या व्यक्तित्व है, क्या मत है इनका, इनके बारे में भी, इनकी बात भी हम लोग सुन लेते हैं। युद्ध नीति निर्धारित करना राजनीतिज्ञों का कार्य है और उसे कार्यान्वित करना जनरलों का कार्य है। अर्थात युद्ध होना है कि नहीं होना है ये निश्चित करे कौन? राजनीतिज्ञ, यानी राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ये युद्ध होने और ना होने का निर्णय करें और उसको जो है कार्यान्वित करना जनरलों का कार्य है। युद्ध में उसको जो है लड़ाई करना ये सेनाध्यक्षों का कार्य है। इसका मतलब यही है, युद्ध नीति यानी स्ट्रैटेजी निर्धारित करना राजनीतिज्ञों का कार्य और समरतंत्र को कार्यान्वित करना जनरलों का कार्य। ये एक परिपक्व नीति मानी जाती है। ये कई विशेषज्ञों और विचारकों के विचारों के तालमेल पर आधारित नीति होती है जो कि परिपक्व मानी जाती है। जैसे जिसमें कई विचार लगे हों, कई दिमाग लगे हों, तो वो माना जाता है कि वो जो है वो नीति अच्छी बनाई जाती है। किसी कार्य में अगर एक दिमाग लगे तो उतना अच्छा नहीं बन सकता जितना कि कई दिमाग के लगने के बाद, लेकिन बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि कई दिमाग ऐसे विरोधी दिमाग हो कि ना बन पाए ना बिगड़ पाए, कार्य शुरुआत ही ना हो। अब इसमें देखिए, इसकी सफलता हेतु राजनीतिज्ञों को सैनिक शक्ति से परिचित होना चाहिए। ठीक, इसकी सफलता के लिए राजनीतिज्ञों को भी चाहिए कि वो अपने राष्ट्र की सेनाओं की शक्ति से परिचित हों। ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान जैसे छोटा सा राष्ट्र हो, और अर्थात इस तरह ना हो कि चींटी जो है हाथी को गिराने का ख्वाब देखे। अर्थात हमारी शक्ति कमज़ोर है, हमने बड़ी महाशक्ति से लड़ने का मूड बना लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अर्थात सफल तभी होगी जब हमारे राजनीतिज्ञ जो राजनीति निर्धारित करेंगे, जो युद्ध नीति निर्धारित करेंगे, या जो है अपनी विदेश नीति निर्धारित करेंगे, उनको ये पता चलना चाहिए कि हमारे पास कितनी सेना है, हम किन राष्ट्र से जो हम कर रहे हैं उसमें हम विजयी होंगे भी या नहीं। ऐसा ना हो कि हम श्रीलंका अगर अमेरिका जैसे राष्ट्रों से लड़ने का ख्वाब देखेगा तो क्या होगा। ठीक है, यही स्थिति है कि मतलब राजनेता हमारी अपनी शक्ति से परिचित होने चाहिए कि हमारे पास कितनी फौज है, और इसके लिए अनुभवी सैनिकों, जनरलों एवं विशेषज्ञों को सलाहकार या राजनेताओं के रूप में होना चाहिए। क्योंकि जो अनुभवी सैनिक विशेषज्ञ होंगे, जनरल होंगे, वो किसी भी नीति को कार्यान्वित होते हुए मंत्री जी को, राजनेताओं को ये सलाह देंगे कि मंत्री जी हमारी शक्ति इतनी है कि हम कार्यान्वित कर लेंगे, या हमारी शक्ति इतनी नहीं है कि हम इसको कार्यान्वित कर पाएंगे। ये चीज़ जनरल लोग बताएंगे कि हाँ हमारी शक्ति है, हम कर लेंगे। जैसा इंदिरा गांधी जी ने स्वयं मानेकशॉ से पूछा था 1971 के युद्ध में, स्वयं क्या हुआ, ये नीति कार्यान्वित हो सकती है? स्वयं मानेकशॉ ने तुरंत जवाब दिया, यस मैम, ये हम कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि सफलता है तो राजनीतिज्ञों को सैनिक शक्ति से परिचित होना चाहिए, और इस परिचय के लिए अपने साथ सलाहकार के रूप में जनरलों को भी, राजनेताओं को रखना चाहिए। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? अब इसका निष्कर्ष इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि जो ये प्रजातांत्रिक राज्य में पूर्ण युद्ध की असीमित आवश्यकताओं के युग में यह संभव ही नहीं है कि युद्ध की नीति बनाना एवं उसे कार्यान्वित करना एक ही व्यक्ति कर सकता हो। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब नेपोलियन के सशस्त्र राष्ट्र राज्य सिद्धांत के समय से ही एक कमेटी बनी थी, जनरल स्टाफ पद्धति। कहने का मतलब आज के समय में जहाँ ये युद्ध की असीमित आवश्यकता है, क्योंकि युद्ध की असीमित आवश्यकता का मतलब एक युद्ध केवल सेनाओं पर ही डिपेंड नहीं है। युद्ध के लिए नागरिक संसाधन यानी युद्ध उपकरण होने चाहिए जो हमारी फैक्ट्रियों में बनेंगे। सैनिकों के लिए हथियार होने चाहिए जो फैक्ट्रियों में ही बनेंगे या सैनिक युवक बनाएंगे।
और युद्ध के लिए टेक्नोलॉजी और युद्ध रिसर्च व्यवस्था कहते हैं ना, डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं का होना चाहिए, जहां पर नए नए हथियार, नए नए शोध कार्य हों, ताकि अच्छे अच्छे युद्ध के हथियार बनाए जा सकें। और वर्तमान समय में यही कंडीशन जो है और पूर्ण युद्ध की असीमित आवश्यकता जो है, इसमें जो है ये संभव ही नहीं है कि जनरल ही सारा कार्य, केवल अकेला व्यक्ति ही सारा कार्य कर सकता है। ठीक, कि युद्ध नीति और उसे कार्यान्वित, अर्थात नीति भी स्वयं बनाए और उसको युद्ध के मैदान में कार्यान्वित भी करे, ऐसा अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि आज के समय में युद्ध की मांग असीमित हो गई है, युद्ध की आवश्यकताएं भी असीमित हो गई हैं। आप देख सकते हैं युद्ध में तोप, टैंक, मिसाइलें जो भी कुछ लगती हैं, मिसाइलें, हवाई जहाज, एरोप्लेन, उनको पहुंचाना, सैनिकों को ले जाना, ले आना, इधर से उधर करना, उसके बाद आपूर्ति देना पीछे से, ये सब कार्य एक व्यक्ति कर पाएगा? नहीं, मुश्किल है, असंभव है। बल्कि ये विभाग जो बटे हैं वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सबका जो अलग अलग कार्य होगा उसको बखूबियों निभा लेंगे। ठीक, और दूसरे नंबर पे यही कहा गया है कि युद्ध की नीति बनाना राजनीतिज्ञों का कार्य है एवं उसे कार्यान्वित करना जनरलों का कार्य है। लेकिन जनरलों के कार्य में राजनीतिज्ञों को अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये प्रमुख है। अर्थात युद्ध की नीति बना दें राजनीतिज्ञ, स्ट्रैटेजी निर्धारित कर दें, लेकिन समरतंत्र निर्धारित ये राजनेता ना करें, समरतंत्र जनरलों को ही निर्धारित करने दें। अर्थात कहते हैं ना, अब ये बताइए आपको कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है, आप बताइए लड़ना है, लेकिन हमको लड़ने का तरीका ना बताइए, क्योंकि युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग सेना में उनको मिल चुकी होती है। किस तरह लड़ना है, किस प्रकार लड़ना है, ये बताने की ज़रूरत हमारे नेताजी को नहीं है। वो सिर्फ ये बताएं कि पाकिस्तान से युद्ध लड़ना है, चीन से युद्ध लड़ना है या नहीं, लेकिन किस प्रकार लड़ना है ये सोचना हमारा काम है, ये सोचना एक जनरल का काम है। चलो बच्चों आगे देखते हैं क्लास बिट्स के सामरतांत्रिक विचार पे। हम लोग समरतांत्रिक विचार में इन्होंने क्या कहा है, उद्देश्य की प्राप्ति है तो संग्राम करना स्ट्रैटेजी है, और संग्राम में सैन्य शक्ति का प्रयोग करना समरतंत्र। बच्चों स्ट्रैटेजी और समरतंत्र आपको हम फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को पढ़ाते चले आ रहे हैं, ये तो चीज़ें पीछा नहीं छोड़ती। ठीक है, अगर किसी उद्देश्य की प्राप्ति है, उसके लिए अगर युद्ध करने का निर्णय है तो वो है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है एक प्रकार से सेनाओं की तैयारी का काल, सेनाओं को युद्ध भूमि में पहुंचाने तक का दायित्व, सेनाओं का एक प्रकार से मैनेजमेंट, हर प्रकार से मजबूती प्रदान करना, सब कुछ। ठीक, और संग्राम के क्षेत्र में, युद्ध में सैन्य शक्ति का जो प्रयोग, अर्थात जब युद्ध शुरू हो जाए तो शुरुआत से लेकर विजय या पराजय तक का कार्य समरतंत्र। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान दीजिएगा। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संग्राम करना स्ट्रैटेजी, और संग्राम में सैन्य शक्ति का प्रयोग ही समरतंत्र या युद्ध कला या सामरिकी, तीनों नाम है इसका। और स्ट्रैटेजी के 3 लक्ष्य होते हैं। पहली बात, शत्रु की सैन्य शक्ति को नष्ट करके विजय प्राप्त करना, शत्रु की शक्ति के भौतिक तथा अन्य साधनों पर अधिकार करना, और वहाँ की जनमत को अपने पक्ष में करना, और शत्रु पर संपूर्ण शक्ति से आक्रमण करना। पूर्ण युद्ध के युग में शत्रु पर हर प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है और हर प्रकार से उनको विनाश किया जाता है, वही है पूर्ण युद्ध। ठीक, अब इसके लिए इन्होंने क्या कहा है, अपनी शक्ति का संकेंद्रण किसी शत्रु के दुर्बल पक्ष पर कीजिए, अर्थात दुर्बल पक्ष के विरुद्ध अपनी संपूर्ण ज़्यादातर शक्ति लगाइए, तथा अन्य स्थानों पर भी उसको उलझा के रखिए, यानी छोटे छोटे उनके दलों पर अटैक करके उनको समाप्त करते जाइए। इसीलिए शक्ति को जो केंद्रित करना है, दुर्बल पक्षों से केंद्रित करके इसको जो है लड़ना है, और आक्रमण करने में समय नष्ट नहीं करना है, और शत्रु को आश्चर्यचकित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अर्थात अचानक ऐसी कोई कार्रवाई कीजिए जिसकी शत्रु को संभावना ही ना हो, तभी वो आश्चर्यचकित होगा। ठीक है, चलिए। और युद्ध में सफलता मिलने पर संपूर्ण शक्ति से शत्रु का पीछा किया जाए। ठीक है, संपूर्ण ताकत से उसका पीछा करके उसे समाप्त किया जाए, ताकि उनकी लड़ने की क्षमता और जो है दोबारा संगठित होने की क्षमता भी समाप्त हो जाए।
और युद्ध अभियान के काल में सदा नए सैन्य दल का संगठन एवं पृष्ठभाग में आरक्षी दल सदा तैयार होना चाहिए। कहने का मतलब अगर युद्ध चल रहा है तो नए नए दलों की भर्ती एवं उनको ट्रेनिंग जो है मिलती रहनी चाहिए, और पृष्ठभाग में एक आरक्षित या रिजर्व सेना भी होनी बना के रखना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका प्रयोग किया जा सके। ऐसा ना हो कि हमारी सेना समाप्त हो जाए तो हम फिर से भर्ती करना शुरू करें, ऐसा नहीं। अगर युद्ध चल रहा हो तब भी जो है भर्ती शुरू कर देना चाहिए। भर्ती और ट्रेनिंग और उनका एक प्रकार से संगठित करना, ताकि वो पीछे भाग के आरक्षित दल के रूप में सदा तैयार रहें, अर्थात उनके जाने के बाद, उस सेना के समाप्त होने के बाद ये स्वयं युद्धभूमि में जा सकें। और इधर देखिए, घेरेबंदी के स्थान पर संकेंद्रित आक्रमण करना, यानी घेरेबंदी की युद्ध कला में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत धन व्यय होता है। इससे अच्छा है कि केंद्रित आक्रमण ऐसा कीजिए कि इकट्ठे उसको जो है तहस नहस करके समाप्त कर दीजिए। आगे देखिए, पर्वतीय युद्ध में विजय कनिष्ठ सैन्य अधिकारियों की कार्यकुशलता एवं सैनिकों के मनोबल पर निर्भर करता है, क्योंकि पर्वतीय युद्ध जो होते हैं उसमें वैसे भी चढ़ाई और बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, चढ़ाव उतराव की, आगे बढ़ना पीछे हटना। और इसमें जो है कनिष्ठ का मतलब होता है छोटे सैन्य अधिकारी, क्योंकि युद्ध में उन्हीं को जाना पड़ता है। मेन युद्ध का दायित्व उन्हीं पे होता है, उसकी कार्यकुशलता एवं सैनिकों का जितना अच्छा मनोबल होगा उसी प्रकार ये पहाड़ी युद्ध को लड़ सकेंगे। क्योंकि पहाड़ी युद्धों में क्या होता है, ताकत ज़्यादा लगती है, क्योंकि चढ़ना उतरना वो भी कठिन होता है पहाड़ों पे, थकाई तो उससे ही लग जाती है, युद्ध करने की क्षमता तो बात की बात है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आक्रमण का जो उद्देश्य है शत्रु के सैन्य बल का विनाश करना होना चाहिए, अर्थात संपूर्ण ताकत से उनको समाप्त करना, और आक्रमण के समय उचित आपूर्ति व्यवस्था करना तथा अप्रत्याशित असफलता तथा उसके समाधान हेतु भी तैयार रहना। अगर संभावना हुई कि हम युद्ध में पराजित हो जाएंगे तो उसके लिए भी इस बात की तैयारी होना चाहिए कि हम कहीं पीछे रहकर अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। ठीक है, अर्थात ये समझ के युद्ध नहीं करना चाहिए कि हमें विजय मिले। विजय मिले अच्छी बात है, लेकिन अगर पराजय की भी संभावना दिखे तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि पराजय की दफ़ा में हम अपने आप को बचाएंगे कहाँ, सुरक्षित कहाँ रखेंगे, या उसका समाधान हम कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाइटविट्ज़ के समरतांत्रिक या युद्ध कला के विचार, वो पहले अभी स्ट्रैटेजिक विचार थे युद्ध नीतियों के। अब देखिए युद्ध कला पर इन्होंने अपने क्या विचार दिए हैं। अपने सैन्य दल हमेशा गुप्त रखना चाहिए, यानी अपनी सेनाओं को हमेशा छुपा के रखना चाहिए, ताकि शत्रु जो है हमारी सैन्य शक्ति का आकलन ना करने पाए कि इनके पास कितनी शक्ति है। और विजय के लिए आरक्षी दल यानी रिजर्व सेना आवश्यक होती है, जो कि पीछे बाद में वो अटैक करती है, और शत्रु के सामने एवं पृष्ठभाग दोनों तरफ से आक्रमण हेतु निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, सामने से और पीछे से भी। और विषम परिस्थितियों में प्रतिरक्षा का सिद्धांत अगर अपनाना पड़े, यानी कहीं पर अगर आप कमज़ोर पड़ रहे हैं वहाँ पर आपको अपने आप को प्रतिरक्षा की स्थिति में ले जाना है, यानी रक्षा करनी है, तो सुदृढ़ मोर्चेबंदी या किलेबंदी का सहारा लेना चाहिए। अर्थात मोर्चा जहाँ पे आप सुरक्षित मोर्चा बनाएं वो सुदृढ़ हो, वो मजबूत हो, और शत्रु के पीछे हटने के मार्ग को बंद करके विजय प्राप्त करना चाहिए। अर्थात पीछे से भी अगर अटैक होगा, आगे से भी होगा, तो पीछे भी नहीं भाग सकते, आगे भी नहीं भाग सकते। इसका मतलब यही है कि पीछे हटने का मार्ग बंद, और अंत में वो समाप्त हो जाएंगे। समाप्त रक्तपात वही हिंसात्मक कार्य तो है ही इनका, क्लाइटविट्ज़ जी का। चलो, शत्रु को युद्ध भूमि में ही पराजित करना चाहिए, और शत्रु के दुर्बल स्थानों पर तीव्र आक्रमण तथा अन्य स्थानों पर भी उलझा के रखना। अन्य स्थानों पर शत्रु को उलझा के रखिए, और दुर्बल स्थानों पर उनको आक्रमण कर करके इसको एक एक दलों को समाप्त करते जाइए। क्योंकि अगर अन्य स्थानों पर ये उलझे नहीं रहेंगे तो दुर्बल जो है पक्षों पर आकर वो इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होने के बाद उसको शक्ति मिल जाएगी, तो दुर्बल पक्ष दुर्बल नहीं रहेगा। और शत्रु पर विजय हेतु अप्रत्याशित आक्रमण, अचानक आक्रमण। अप्रत्याशित का मतलब जिसकी संभावना ना हो, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष आक्रमण। क्रम क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम तोपों से भयंकर गोलाबारी, फिर हल्की पैदल सेना द्वारा शत्रु को थकाना,
और पुनः ठोफ पैदल सेना द्वारा दो सघन पंक्तियों में निर्णायक आक्रमण, और ठोफ पैदल सेना के निकट जो है घुड़सवार सेना को भी रखना चाहिए। तोपों से भयंकर गोलाबारी, हल्की पैदल सेना द्वारा शत्रु को थकाना, फिर ठोस पैदल सेना द्वारा दो सघन पंक्तियों में निर्णायक आक्रमण का मतलब जब थके हुए सैनिक हो जाएंगे तो अपनी ठोस पंक्ति, ठोस सेना से यानी ताकतवर सेना से उसको जो है पराजित, युद्ध करके पराजित किया जाए। और चूंकि थक चुके होंगे, हल्की पैदल सेना उन्हें थका चुकी होगी, ऐसी स्थिति में ठोस पैदल सेना का कार्य आसान हो जाता है। और ठोस पैदल सेना के निकट घुड़सवार सेना को भी होना चाहिए ताकि वो आवश्यकता पड़ने पर किसी की भी मदद कर सके जहां कमज़ोर हो। एक प्रकार से पुनर्बलन का कार्य कर सकती है। और घुड़सवारों की बात यह है कि ये तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं। और देखिए इधर भूक्षेत्र का विस्तार शत्रु के लिए बाधा तथा अपने लिए छुपाव का मार्ग प्रशस्त करता है। बच्चों इसके लिए हम बता चुके हैं भूक्षेत्र का महत्व कि अगर जैसे एक स्थान पर पराजय की संभावना दिखे तो हम पीछे स्थान पर द्वितीय जो है प्रहारक शक्ति एकत्रित कर सकते हैं, अर्थात दूसरे स्थान पर हम लोग अपनी मोर्चेबंदी करके शत्रु का प्रतिरोध कर सकते हैं। और ऐसे में जितना बड़ा क्षेत्र होगा हमें उतने जो है हमें उतनी प्रहारक शक्ति हमको मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।